हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीज़न आ रहा है, तो सबसे पहला थॉट जो हमारे सबके मन में आता है कि क्या मुझे आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है? किन-किन को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत होती है? क्या मेरा मुझे अगर टैक्स पे करना है, क्या मुझे तभी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है? या फिर अगर मेरा टीडीएस कटा है तभी रिटर्न फाइलिंग करने की ज़रूरत है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कब आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है और कब नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कब-कब आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। तो मैं अभी आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जो मैंने इसकी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर के ऊपर अभी बनाई है। यहाँ पर आपको एक पीपीटी स्लाइड दिख रही होगी जिसमें हमने बनाया कि हु हैज़ टू फाइल द टैक्स रिटर्न। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एनी पर्सन, कोई भी जो अगर कंपनी या फर्म है, अगर कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, उनको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, उनकी इनकम हो या उनका लॉस हो या कुछ भी ना हो, नो इनकम नो लॉस, इन एनी केस अगर एक कंपनी और एक फर्म है तो उनको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है, उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर अदर देन कंपनी या फर्म है, अगर अदर देन कंपनी या फर्म है, दैट मीन्स हम जैसे इंडिविजुअल्स हैं, एचयूएफ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ऐसे बहुत सारे जो हमारे पर्सन की डेफिनेशन के अंदर लोग फॉल करते हैं। स्पेशली आप इसको हमारे लिए अगर इंडिविजुअल की तरह लेकर के चलो कि इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, अगर नीचे वाली में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो जाता है। तो देखिए एक एक करके कंडीशंस को हम समझते हैं। सबसे पहले है इफ ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम आप कैलकुलेट करते हो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो आपको रिटर्न फाइलिंग करने मैंडेटरी हो जाता है। अब सर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या होती है? तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस टैक्स स्लैब में फॉल कर रहे हो, आप कौन सा रिजीम ऑप्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ओल्ड रिजीम में जा रहे हो तो आपका बेसिक एग्जाम्पशन 2,50,000 हो जाएगा। अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हो तो आपका 3 लाख हो जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट चेंज हो जाता है। तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है, और इधर ध्यान देने वाली चीज़ है, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है बिफोर डिडक्शंस। डिडक्शंस मैंने यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही लिखा है, इसमें और बहुत जैसे कैपिटल गेन्स के अंदर सेक्शन 54 की एग्जाम्पशंस होती हैं, वो सब का इफेक्ट लेने से पहले की इनकम देखनी है आपको। चैप्टर 6 से की जो डिडक्शंस होती हैं, सेक्शन 80C, 80U, 80D व्हाटएवर, वो सब डिडक्शन से पहले की इनकम आपको चेक करनी है। अगर वो इनकम आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है। उसके बाद सर अगर आपने पूरे ईयर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने बैंक अकाउंट में इतने से ज़्यादा की अमाउंट डिपॉजिट हुई है तो आपको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। कितनी? अगर आपके करंट अकाउंट एक या एक से ज़्यादा जितने भी आपके करंट अकाउंट्स हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है सभी बैंक अकाउंट पैन से लिंक्ड हैं, तो आपके पैन से जितने भी बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं उन सब करंट अकाउंट्स में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट हुआ है तो आपको रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है। और सर अगर सेविंग्स अकाउंट है तो आपके एक या एक से ज़्यादा जितने भी सेविंग्स अकाउंट हैं उन सब में मिलाकर अगर 50 लाख या उससे ज़्यादा का अगर अमाउंट डिपॉजिट हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो आपको रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है। नेक्स्ट है कि सर अगर आपने एक्सपेंडिचर किया फॉरेन ट्रैवल पे, आप हनीमून पे गए हो या फैमिली ट्रिप पे गए हो, वर्ल्ड टूर कर रहे हो, अगर आपका फॉरेन ट्रैवल पे एक्सपेंडिचर आपने खर्च किया है 2 लाख रुपए से ज़्यादा इन दैट फाइनेंशियल ईयर तो आपको रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप इतने ज़्यादा रईस ज़्यादा हो, इतना अमीर हो आप कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका पूरे साल का 1 लाख रुपए से ज़्यादा का आया है तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है। नेक्स्ट, अगर आपकी सेल्स, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हो तो अगर आपकी सेल्स, अगर आपका बिजनेस है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की सेल्स अगर आपकी 60 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है। और अगर आप प्रोफेशन में हो तो अगर आपकी सेल्स 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर आपका टीडीएस या टीसीएस क्रेडिट पूरे फाइनेंशियल ईयर में 25,000 रुपए से ज़्यादा है, 25,000 रुपए से ज़्यादा अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कटा है या कलेक्ट हुआ है तो उस केस में आपको रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है। लेकिन ये जो 25,000 की लिमिट है ये 50,000 हो जाती है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? पर्सन्स विद एज ऑफ 60 और मोर, 60 या 60 से ऊपर वाले लोगों के लिए जो ये टीडीएस टीसीएस क्रेडिट की लिमिट है वो 25,000 से 50,000 हो गई है। तो ये हमारे बेसिक प्रोविजंस थे। तो उसके अलावा एक कुछ स्पेशल प्रोविजन है कि जो इंडिया में आरओआर्स होते हैं, रेजिडेंट्स एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब रेजिडेंट्स एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स क्या होते हैं, इसका एक सेपरेट डिस्कशन होता है कि कब आपने कितना टाइम इंडिया में स्पेंड किया होगा जिसके अकॉर्डिंग आपको रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्लासीफाई किया जा सकता है। तो अगर आप आरओआर हैं उस केस में चाहे आप ऊपर की किसी भी कंडीशन में फॉल नहीं करते हैं फिर भी आपको रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आएगी अगर आपके पास कोई एसेट है, इफ यू होल्ड एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एज अ बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी। अगर इंडिया के बाहर आपका कोई एसेट है जिसके आप बेनिफिशियल ओनर है या बेनिफिशियरी है तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर कोई बैंक अकाउंट है इंडिया के बाहर जिसमें आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है, कि ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है तो भी आपको रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है। तो ये सब प्रोविजन जो हमने देखे हैं ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट। नाउ अदर क्या रीजंस हो सकते हैं? आपका मान
लीजिए आपको लगता है कि मेरी इनकम तो बेसिक एसेंशियल लिमिट से ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा टीडीएस कट गया, तो आप टीडीएस टीसीएस कटा है लेकिन आप टैक्सेबल नहीं है आपकी इनकम, तो आपको उसका रिफंड क्लेम करना है। और अगर रिफंड क्लेम करना है तो रिफंड क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। बिना आईटीआर फाइल किए आपका जो टीडीएस कटा है उसका आप रिफंड नहीं ले सकते। दूसरा, अगर आपके कुछ लॉसेज हैं, मान लीजिए आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, आप कोई भी तरह का आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, आपको कोई कैपिटल गेन में लॉस हो जाता है, किसी भी तरह का अगर आपका लॉस है, तो अगर उस लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, ताकि फ्यूचर ईयर्स में अगर आपको कुछ प्रॉफिट होते हैं तो उन प्रॉफिट के अगेंस्ट आप अपने लॉस सेट ऑफ करके अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकें। अगर आप बैंक में जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपको आईटीआर की कॉपीज मांगी जाती हैं, और वीज़ा के पर्पसेज में भी आपकी ये हेल्प करता है। तो ये कुछ अदर रीजन जिनके लिए आपको आईटीआर फाइल करना एक माना जाता है कि आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो ड्यू डेट है, अभी हम जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी ड्यू डेट आपकी जो है वो 31 जुलाई 2024। तो जी आई होप आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि आप अब चेक कर सकते हो कि आपको रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और टीडीएस टीसीएस क्रेडिट सर कहाँ से चेक करेंगे, या आप अपने ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करके फॉर्म 26A चेक कर सकते हैं, या फिर एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी AIS फॉर्म चेक कर सकते हैं, ठीक है। AIS से TIS में आपको पता लग जाएगा पूरे साल का कितना टीडीएस टीसीएस आपका कटा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप टाइम से डिसीजन ले पाएंगे कि आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट इस साल आती है या नहीं आती। थैंक यू सो मच।